बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर ज़ैनुल हसन। ज़ुबैर उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में उस टाइम की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम किरदार है, और वो अहम किरदार कैसे है वो मैं आज आपको बताता हूँ। उनका ये कहना है कि ज़ुबैर उमर साहब ने बताया कि जो उस टाइम जनरल बाजवा थे उनकी और नवाज़ शरीफ और यानी कि जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उनके साथ बहुत सारी मुलाकातें होती रही हैं। उन मुलाकातों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय पाई गई, किसको कौन सा ओहदा दिया जाएगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी और किस तरीके से ये सारी तकसीम की जाएगी। इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से बाजवा साहब के साथ इनकी एक डील फाइनल हुई। ये बैकडोर राब्ते जो हैं सारे के सारे चल रहे थे। इन सारे मामलात के अंदर जो है आप देखें कि जो उससे पहले भी हुकूमत आई थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उस टाइम भी जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लियरली जीत रही थी। लेकिन फिर वहाँ से सेंट्रल पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पे हरवाया गया। अचानक पता चलता है कि वहाँ से काफ़ी सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है, और हारने के बाद ये होता है कि वो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत जाती है। और फिर बाद में उस टाइम पे भी ये एक सादा अक्सरियत जो होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके जीत रही थी। लेकिन अगर सादा अक्सरियत वो लेके जीत जाती और असम्बली के अंदर और इस इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके अंदर अगर इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग ना होते तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए या उस टाइम के मौजूदा जनरल यानी कि बाजवा के लिए बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाने थे, क्योंकि फिर उनकी किसी ने सुननी नहीं थी, क्योंकि इख्तियारात जो हैं वो सारे कंट्रोल जो है सारा वो खान साहब के पास आ जाना था। तो उस टाइम पे क्या किया गया कि खान साहब जहाँ से सीटें जीते हुए थे वहाँ से उनको पहले हरवाया गया, और फिर बाकी कुछ जमातों के जो लोग हैं उनको वहाँ से जितवाया गया और उनको उठा के खान साहब की जो खान साहब की जमात है उसके अंदर उनको बाकायदा तौर पे शामिल करवाया गया। और उसके अंदर बाकायदा तौर पे बाकी जमातों के लोगों को शामिल करवा के जो नंबर पूरा किया गया, उसकी वजह ये थी कि एक लूली लंगड़ी और मफलूज हुकूमत जो है वो बरसर इख्तियार आ सके, ताकि बाद में अपने मनोमर्जी के मुताबिक जो है फ़ैसले करवाए जा सकें। और अगर ऐसा ना करें तो फिर रस्सी को खींच दिया जाए बाजवा साहब की जानिब से, यानी कि जैसे अदम एतमाद पेश हुई तो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपना वोट जो है इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों को वापस खींच लिया। जब लोगों को वापस खींचा तो खान साहब की हुकूमत गिर गई। तो मौके के ऊपर उन लोगों का इस्तेमाल किया जाए, ये वो फसली बटेरे थे जो हर एक हुकूमत में आपको नज़र आएंगे। इस टाइम मौजूदा हुकूमत में भी हैं और जो पहले हुकूमत गुजर चुकी है उस हुकूमत में भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन लोगों को शामिल किया गया था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे का सारा मामला है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है, ये उनका एक सबसे बड़ा जो है ना वो हथियार है कि जमहूरी निज़ाम के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग जो हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है शामिल करवा लिए जाते हैं। अदरवाइज़ उनको जो है हुकूमत में जो है 2/3 अक्सरियत से या सादा अक्सरियत से किसी भी पर्सन को वो नहीं आने दिया जाता। ये हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है और न जाने कब इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। इन सारे मामलात में उस टाइम पे जब खान साहब की पहले हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग तो जीते हुए थे। फिर अचानक से जो है मैं तो अपनी कैबिनेट जो है उसके चीज़ों को जो है वो फ़ाइनल कर रहा था, अपनी वजारतों की तकसीम के हवाले से जो है काम कर रहा था। लेकिन फिर मुझे अचानक से पता चलता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जो इमरान खान साहब हैं उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है। तो ये वो सेंट्रल पंजाब से जो सीटें पहले नून लीग जीती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, तो नून लीग को जितवाया गया, इनके नंबर पूरे थे। लेकिन फिर इन बंदों को उठा के पीटीआई में डाला गया और फिर पीटीआई की हुकूमत जो है अपने एक मफलूज हुकूमत अपने तरीके से जो है वो चलवाने के लिए उस टाइम के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने यानी कि बाजवा ने ये सारा काम जो है उन्होंने किया। अब ये सारे का सारा जो मामला है ये आर्टिकल 6 का मामला है, लेकिन अभी तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इस सारे मामले को एक मतलब सही तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेकअप क्यों नहीं किया। शायद वो अभी इस मैटर को छेड़ना नहीं चाह रहे, या फिर इन सारे मैटर्स के अंदर कोई और चीज़ें हैं। मैं इसके ऊपर मज़ीद आपसे बात अपने एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर करूँगा। लेकिन नेक्स्ट हम जाते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जिन्होंने एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है, और वो बहुत अहम नुक्ता क्या उठाया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खान साहब के ऊपर से तमाम के तमाम तर केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उनको एक मतलब समझे कि ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से एक भोंडे केस के अंदर जो है वो उनको जो है
قید کے اندر رکھا ہوا ہے اور ان کی اہلیہ کو بھی قید کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کی اب نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کیا نقطہ اٹھایا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں خان صاحب سے اوپر سے سارے کیس ختم ہونے کے بعد ایک کیس یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کے کیس میں ان کو اندر جو ہے وہ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ قید کاٹ رہے ہیں, ایک ناحق قید کاٹ رہے ہیں اپنی بیوی سے نکاح کرنے کے جرم میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی دنیا کے کسی اسلامی ملک میں اس طرح کی جو ہے وہ قید کبھی کسی نے نہیں کاٹی ہوگی اور اس طرح کی سزا جو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں ملی ہوگی کہ اپنی بیوی سے نکاح کرنے کے جرم میں جو ہے ان کو قید میں ڈالا ہوا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا کہنا ہے کہ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب جو فیڈرل شرعی کورٹ کے جو ہیں وہ جج بھی ہیں, اور انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ 39 دن کے اندر جو 39 دن کے بعد جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح جو ہے وہ درست ہوگا. تو اگر وہ نکاح درست ہوگا تو یہ فیصلہ جو خان صاحب کے حوالے سے آیا تھا یہ آیا تھا 21 فروری کو, اور آج مورہا 22 جون 2024 ہے. اتنا بڑا ایک ٹائم گیپ گزرنے کے بعد بھی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب آخرکار خاموش کیوں ہیں. ایسی کیا وجہ ہے کہ فیڈرل شرعی کورٹ کے جو ہے جج ہونے کے باوجود, اتنے بڑے ایک عالم دین ہونے کے باوجود جو ہیں وہ اس سارے میٹر کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ آیا یہ صرف ایک خان صاحب یا ان کی بیوی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں یہ تمام کی تمام خواتین اور ہر اس مرد عورت کا مسئلہ ہے جو آپس میں نکاح عدت کے بعد نکاح کرتے ہیں. ایسے تو درجنوں کیسز جو ہیں وہ پھر یہ نظام جو ہے اس طرح نہیں چلے گا, درجنوں کیسز ان کے بعد جو ہے ایک کے بعد ایک اٹھے گا. اچھا, اس کے بعد میں بات کروں گا ثناء اللہ مستی کھیل صاحب کے حوالے سے, جنہوں نے اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر جو ہے یہ اپنی جو ایک غیر مناسب جو ہے وہ گفتگو خواجہ آصف سے ریلیٹڈ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے الفاظ کا تبادلہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں خواجہ آصف بھی ایسے الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں جو الفاظ جو ہے ثناء اللہ مستی کھیل صاحب نے اسمبلی میں دوران تقریر کیے, اور ان کا کہنا تھا کہ میں اب وہ الفاظ دہرا تو نہیں سکتا لیکن میں آپ کو ایک شارٹ الفاظ کے اندر تھوڑا سا ہڈن الفاظ کے اندر میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں لیکن آپ کی طرح ایک ڈیش اٹھا کر جو ہے وہ ہم اسمبلی میں جو ہے وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو وہ ان الفاظ کو کسی اور طریقے سے بھی کہہ سکتے تھے کہ مطلب ہم کسی کی خوشامد کر کے نہیں آئے یا ہم کسی کی ترلے منتیں کر کے نہیں آئے, ہم جو ہے عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. تو یہ بات اس طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی ایک مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے ایک غیر مناسب الفاظ کا استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے الفاظ کا جو ہے تبادلہ دونوں جانب سے نہیں ہونا چاہیے. اور ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں. ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور اللہ پاک اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.